हेलो एंड वेलकम टू कैजन क्लासेस। लोअर बीसीएस प्री एग्जाम हो चुका है और आपके हाथ में पेपर आ चुका होगा। अब हम वीडियो के अंतर्गत उस पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने रखेंगे और यह जो सॉल्यूशन आएगा वह 3 पार्ट में आएगा, जिसमें कि 2 पार्ट जो होगा वह संबंधित होगा जीएस से और 1 पार्ट संबंधित होगा रीजनिंग से। तो चलिए हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन आया था उसका क्या सही जवाब हो सकता है। तो इस फर्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से, जिसमें क्वेश्चन आप देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि सन 1814 में ब्रिटिश गोरखा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल को देखें तो कार्यकाल रहा है इनका 1813 से 23। और जिस गोरखा युद्ध की बात यहां पर हो रही है, मतलब ब्रिटिश गोरखा युद्ध की बात हो रही है, वह अगर हम देखें तो वह हुआ था 1814 से 16 के बीच में। और यह युद्ध समाप्त हुआ था सुगौली की संधि से। और सुगौली की जो संधि थी वह हुई थी 1816 ईस्वी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह देखिए, वह है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक है। तो यहां जो सवाल में आपको तत्व दिए गए हैं, जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का भार कितना है वह देखिए। सोडियम का भार है 0.97 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। उसी तरीके से अगर हम पारा की बात करें तो पारा का है 13.53 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सोना की अगर बात की जाए तो सोना का है 19.28 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और लोहा की बात हो रही है तो लोहा का है 7.83। तो अब आपके सामने ऑलरेडी जवाब है। जवाब क्या होगा इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, सोना। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर में यहां पर क्या करना है कि एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ कारक है और हमें सही मिलान करना है। तो इसका जो सही जवाब है अगर वो हम देखें तो टाफाइड की बात हो रही है, साल्मोनेला टाफाई, ये ए का एल होगा। बी की बात की जाए तो बी है न्यूमोनिया, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनी। फिर सी हाथी पांव, इसका मतलब ये जाएगा के वुचेरेरिया। और डी यहां पर है जे राइनोवायरस। तो इस लिहाज से सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वह है, एक बार जरा हम इसे ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सही जवाब है अब्रक, मतलब माइका की बात यहां पर हो रही है। और देखिए जब हम बात करते हैं अधात्विक खनिज की, नॉन मेटेलिक मिनरल्स की जब बात होती है तो इसमें वैसे तत्व या एलिमेंट को रखा जाता है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे इंसुलेटर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि सौरमंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह निम्न ग्रहों की कक्षाओं के मध्य स्थित हैं। और वह सही जवाब है ऑप्शन ए, मंगल एवं बृहस्पति। और अगर हम संख्या की बात करें तो जो सोर्स है वह यह कहते हैं कि 1.1 से 1.9 मिलियन क्षुद्र ग्रह इस कक्षा में मौजूद हैं। नेक्स्ट देखिए 46 क्या कर रहा है। 46 यहां पर यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक चित्र फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते होंगे तो उसमें अगर चित्र को डाउनलोड करते होंगे तो आप यहां पर देखते होंगे क्या पीएनजी भी रहता है, जेपीईजी भी रहता है, टिफ भी रहता है। तो क्या नहीं रहता है? नहीं रहता है .com। तो सही जवाब क्या है यहां पर? वह है डी। 47 पर आते हैं। 47 में यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही जवाब है इसमें रैम, ऑप्शन बी। और रैम को अगर हम देखें, इसका फुल फॉर्म देखें तो फुल फॉर्म है इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह है हमारा रैम। और उसके अलावा अगर आप देखिए तो जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें रहता है रोम, उसमें रोम रहता है। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। और फिर जब आप न्यूज चैनल या किसी वेबसाइट को खोलते होंगे तो उसमें आता होगा कैसे मेमोरी। ये सब के सब क्या ये है? प्राइमरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए सवाल है कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राउटर। और अगर हम इसमें देखें तो मेन डिवाइस जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है या इंटरनेट से जोड़ता है तो वह मेन डिवाइस जो है वह कहलाता है मॉडेम। तो इसमें जो सही जवाब है वह क्या है? वह है राउटर। चलिए फिर देखिए 49 क्या कर रहा है। 49 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है
तो नहीं कौन सा है, वह है लिनक्स। तो जो लिनक्स है वो फिर है क्या? तो लिनक्स है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, थोड़ा और आसान भाषा में विंडो, आईओएस, मैक ओएस तो की तरह ही लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट देखिए 50वां नंबर जो है क्वेश्चन वो ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता है? तो जो भी ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं उसमें से सही जवाब है ऑप्शन बी, याहू मेल। और याहू मेल की अगर थोड़ी सी स्टोरी देखें तो इसे लॉन्च किया गया था अक्टूबर 1997 में। और अगर हम इसके यूजर्स की बात करें, और यूजर्स की मतलब अभी यूजर्स की अगर बात करें तो यूजर्स है 225 मिलियन। तो याहू भी यूज होता है जैसे कि गूगल यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोसांबी निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो जो कोसांबी है वह जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें राजधानी थी वत्स की। तो फिर ये जो सुरसेन, कंबोज और कुरु है तो हम देख लेते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। जो सुरसेन है, सुरसेन की राजधानी थी मथुरा। जो कंबोज है, कंबोज की राजधानी थी राजपुर। और जो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। हम इसलिए यहां पे आपसे मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं ताकि मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि यही आंसर होगा या नहीं होगा। 52 नंबर देखिए क्या कहता है कि अलवार संत निम्नलिखित में से किस एक धर्म से संबंधित थे? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, वैष्णव। जब अलवार की बात आती है तो बात आती है नैनार की, और नैनार किससे थे? तो वो थे शैव से। और अलवार संत के अगर हम इनके काल की बात करें तो अमूमन ऐसा माना जाता है, मतलब मोटे तौर पे 5वीं से 10वीं सदी तक था। और एक और इंपॉर्टेंट है कि इनका एक गीत संग्रह है, तो उस गीत संग्रह का नाम है दिव्य प्रबंध। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 53 नंबर। 53 में क्या कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत में विष्टि क्या था? विष्टि, तो विष्टि की बात हो रही है यहां पर। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही जवाब है, बलात्, श्रम, फोर्स्ड लेबर। और जब आप फैक्ट देखेंगे, जब आप हिस्ट्री में जाएंगे तो उसमें यहां पर यह बात है कि गुप्त काल में इसे एक प्रकार का कर भी माना जाता था, जिसमें होता यह था कि लोगों को राज्य के लिए श्रम देना पड़ता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जरा हम इसे ऊपर करते हैं। और क्वेश्चन यहां पर है 54 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग विद्युत स्विच बनाने के लिए किया जाता है? अब देखिए ये जो 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं उसमें सही जवाब है ऑप्शन सी, बेकेलाइट। बेकेलाइट का यूज क्यों किया जाता है उसके पीछे का कारण अगर हम देखें तो जो बेकेलाइट होता है, अगर हम इसके उष्मा प्रतिरोध को देखें तो उष्मा प्रतिरोध इसका उच्च होता है। और अगर हम इसकी विद्युत चालकता देखें तो विद्युत चालकता इसकी निम्न होती है। यही कारण है कि इस बहुलक का उपयोग विद्युत स्विच को बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 यहां पर यह है कि एक मानव शरीर कोशिका में अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण निम्नलिखित में होता है। तो ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से सही जवाब कौन सा है? वह है ऑप्शन डी, राइबोसोम। इसको थोड़ा अगर हम देखें विस्तार से तो जो कोशिका द्रव्य है उसमें राइबोसोम होता है, और राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए किसका उपयोग करता है? उपयोग करता है mRNA का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन हमारे सामने 56 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो यहां जो दिख रहा है हमें इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। और इसमें अगर विस्तार से देखें तो वह यह है कि जो साइटोकाइनिन है वह फूलों, पत्तियों तथा फलों के विकास में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 57 यहां पर यह कह रहा है कि किस मुगल बादशाह को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है, या शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है? विकल्प दिए गए हैं और विकल्प में से सही जवाब है ऑप्शन सी, बहादुर शाह प्रथम। और ये जो नाम इनको दिया, नाम दिया इतिहासकार खफी खान ने इनको यह नाम दिया, उपाधि दी। और कारण क्या था? कारण यह था कि बहादुर शाह प्रथम यह राजकीय कार्यों में कम रुचि रखता था, तो इसी कारण इतिहासकार खफी खान ने उन्हें कहा शाह ए बेखबर। 58 में कि इल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ? तो इल्बर्ट बिल विवाद हुआ ऑप्शन ए, रिपन के काल में। अब इसमें एक जानकारी हम यहां पर यह ले लेते हैं कि जिस इल्बर्ट बिल की बात यहां पर हो रही है, मुख्य रूप से यहां पर यह था कि इस बिल के अंतर्गत भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया
जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। तो ऑब्वियस है इस बिल का क्या किया जाएगा, विरोध किया जाएगा, और वही जो विरोध किया गया वही हुआ विवाद। और फिर बाद में जो गवर्नर जनरल थे रिपन, उन्होंने इस बिल को वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 59 यहां पर यह है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संगठन की स्थापना की थी। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही जवाब है 59 का ए, वी.डी. सावरकर। तो देखिए जो मित्र मेला है, मित्र मेला को बाद में जाना गया अभिनव भारत के नाम से, और इसकी स्थापना की गई थी 1899 में, और स्थापना करने वाले थे वी.डी. सावरकर, मतलब विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। चलिए यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर अंतिम निर्णीत के तहत सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो जरा हम देख लेते हैं इसमें एक एक के डेट को। पहला देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, कब? 1973। नेक्स्ट, जो गोपालन बनाम मद्रास राज्य, यह 1950। फिर एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ, यह है 1994। और फिर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यह है 1967। अब देखिए अगर हम इसे क्रम में सजाते हैं तो हम क्रम में देखते हैं क्या, यह है 1 नंबर, यह है 2 नंबर, फिर हम देखें आगे तो यह है 3 नंबर, और फिर लास्ट में यहां पर यह है 4 नंबर। तो हम देखते हैं ऑप्शन बी 2 4 1 3। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर कि नीति आयोग अस्तित्व में आया, तो अस्तित्व में किसके स्थान पर आया? तो वह है ऑप्शन सी, योजना आयोग के स्थान पर। कब आया? तो यह आया 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा हम इसे ऊपर कर लें ताकि और भी क्वेश्चंस दिखे हमें। 62, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ा? जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है ए 86वां संविधान संशोधन, और वो भी कब? वो भी 2002 ईस्वी। और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए उसमें शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के अंतर्गत जोड़ा गया। साथ ही साथ संविधान में शामिल किया गया आर्टिकल 21A, उसके अलावा आर्टिकल 51A में इंसर्ट किया गया क्लाउज के को। चलिए 60 देखिए, थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा। देखिए इसमें यहां पर यह बात कही गई है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत के संविधान के अनुसार संघीय संसद और राज्यों की विधायिकाएं संप्रभु हैं, यहां संप्रभु की बात हो रही है। और दूसरा कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है यदि वह संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। तो जरा हमें इन क्वेश्चंस पे सोचना होगा। देखिए पहली बात अगर हम करें यहां पर, तो पहला यहां पर यह है कि भारत के संविधान के अनुसार संघीय संसद राज्यों की विधायिकाएं संप्रभु है। यह गलत है। वह इसलिए गलत है क्योंकि लिखित संविधान की सीमाओं के भीतर ये दोनों संस्थाएं कार्य करती है, जिनमें न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार की रक्षा शामिल है। तो पहला हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि अगर हमें दिया गया सही उत्तर चुनिए, तो पहला यहां पर क्या हो जा रहा है, वह गलत हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि हम देखें तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट चलिए दूसरे नंबर पर, वह यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति यदि वह संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। अब यहां पर थोड़ी सोचने वाली बात यह है कि संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध का मतलब है कि अगर यहां पर वह चीज छुपी है कि वह प्रावधान जो मूल अधिकारों से संबंधित हो, वह प्रावधान जो लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा करते हो, अगर उसके विरुद्ध है तो ऑब्वियस है कि उस कानून को असंवैधानिक करने की शक्ति उनके पास है। तो उस लिहाज से इसका ऑप्शन होगा 63 का भी केवल 2 सही है। नेक्स्ट चलते हैं 64 यहां पर है कि मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है कि दीवाने अमीर कोही की स्थापना, दूसरा है बाजार नियंत्रण का प्रारंभ। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो दूसरा है वह गलत है क्योंकि इसे शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 64 का ए मतलब केवल एक सही है, और यह था क्या, यह था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब यह था कृषि विभाग, जिसका उद्देश्य था कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी और जो फूड का स्टोरेज है उसको बढ़ाना।
चलिए नेक्स्ट 65, शिवाजी के अष्टप्रधानों में निम्नलिखित में से कौन वित्त मंत्री होता था? चलिए इसको हम ऐसे देखते हैं कि जिस पेशवा की यहां पर बात की जा रही है ऑप्शन ए में, वह क्या होते थे? वह होते थे प्रधानमंत्री। ठीक है। जो वाक्यानवीस है वो कौन होते थे? वाक्यानवीस होते थे आंतरिक मंत्री। जो दबीर है, जिसे सुमंत भी कहा जाता था, ये क्या होते थे? ये होते थे विदेश मंत्री। तो बचा कौन? बचा अमात्य। तो अमात्य ही था, वो क्या था? वित्त मंत्री था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और वह क्वेश्चन है 66। क्वेश्चन क्या है कि 1882 का हंटर आयोग संबंधित था। सीधा सा जवाब इसका क्या है? वह ऑप्शन बी, शिक्षा। तो लॉर्ड रिपन के निर्देश पर सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, जिसे कि हंटर आयोग कहा जाता है, और इसका उद्देश्य था भारत में शिक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करना और सुधार करना। चलिए नेक्स्ट यहां पर यह है कि हमें मिलान करना है कि कौन सही यहां पर सुमेलित नहीं है करना इसमें। तो जो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, अगर उन विकल्पों पे हम गौर करें तो इसमें जो सही जवाब निकल कर आता है वह क्या आता है? वो आता है ऑप्शन डी, राज्य के नीति इंस्पेक्टर। इसको दिया गया किसके? दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन ये गलत है। इसकी जगह पर क्या होगा? इसकी जगह पर होगा आयरलैंड। चलिए नेक्स्ट 68 यहां पर यह है कि संवैधानिक संशोधन और उनसे जुड़े प्रावधानों को सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहां पर सूची 1 है, यहां पर सूची 2 है। तो चलिए इस पे हम देखें। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है। तो फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वह किससे? वह 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 21वें संविधान संशोधन की, जो कि 1967 है, यह किससे संबंधित है? यह है सिंधी भाषा को जोड़ने की। और जब सिंधी भाषा को जोड़ा गया तो भाषा की संख्या कितनी होगी? भाषा 14 से बढ़कर हो गई 15। फिर नेक्स्ट देखिए 52वां संविधान संशोधन 1985, और यह किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची से संबंधित है। और फिर है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, और यह किससे संबंधित है? तो मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। तो अब अगर हम इसमें जवाब देखें और मिलाएं तो हम ये देख रहे हैं कि ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 2 है। तो ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है 69। तो अब 69 में देखिए, इसमें भी हमें क्या करना है? इसमें भी हमें सूची 1 और सूची 2 मतलब कूट का सही मिलान करना है। तो चलिए यहां पर जनजातीय सलाहकार परिषद, तो इसका जो उल्लेख है वह है 5वीं अनुसूची में, अनुच्छेद 244(1). ठीक है। फिर उसका राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यह किसमें? यह है 4थी अनुसूची में, ये यहां हो गया, बी का 3। फिर अगर भाषाओं की बात करें तो वह किसमें? वह है 8वीं अनुसूची में, यहां पर आया। और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों संबंधी प्रावधान, यह है 2री अनुसूची में। तो आप देखिए 2, 3, 4, 1, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट यहां पर है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर अंतिम गतिविधि तक। तो ठीक है, इसको देखते हैं हम। देखिए भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो जोड़ा गया कब? 1976, जब 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, तब जोड़ा गया। फिर देखिए चीनी आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा 1962। इसके बाद भी अगर आपातकाल की बात की जाए तो एक 1971 में और फिर 1975 में, जो कि कंट्रोवर्शियल है। फिर सूचना का अधिकार वो कब? 2005 में। और 73वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम जो पंचायती राज से संबंधित है वह आया कब? 1992 में। तो अब देखिए अगर हम क्रम की बात करें तो क्रम है 2, 2, 1, 4, 3 और 2, 1, 4, 3 कहां पर है? वह है ऑप्शन बी में, यहां पर इसका ये सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पर यह है 71। वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां है कि पहला है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। तो पहला सही है। दूसरा, उत्तराखंड एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। बेशक पहला राज्य बना, आजादी के बाद अगर किसी राज्य ने लागू किया है तो वह है उत्तराखंड। तो हम इसको मानते हैं ऑप्शन सी, दोनों पहला और दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब सतत विकास लक्ष्य, जो 17 लक्ष्य हैं, उन 17 लक्ष्यों में से यहां पर 4
लक्ष्य दिए गए हैं और उसी का हमें करना है। यहां पर उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके मिलान करने की बात यहां पर की गई है। तो चलिए देखें इसमें यहां पर है पहला, जो यहां पर देखिए SDG 6, तो 6 किससे संबंधित? साफ पानी एवं स्वच्छता से, ठीक है। SDG 13 की अगर बात करें तो वह संबंधित है जलवायु कार्रवाई से। SDG 10 की अगर बात करें तो वह संबंधित है असमानताओं में कमी से, और SDG 16 की बात की जाए वह संबंधित है शांति, न्याय तथा मजबूत संस्थाओं से। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो इसका अगर सही जवाब है, सही जवाब क्या है? वह है ADCB। तो अब देखिए ADCB कहां पर है, तो ADCB यह है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है यह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर यह है कि भारत के केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा है। तो जो अनुमानित राजकोषीय घाटा है वह है ऑप्शन बी, GDP का 4.4%, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट जो यहां पर क्वेश्चन है 74, उस पर गौर कीजिए। क्वेश्चन यहां पर यह है कि SS तारापुर समिति 1997 की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप भारत ने पूर्ण हासिल की। अब देखिए क्वेश्चन यहां पूर्ण का मतलब है कि चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता और दूसरा पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता। क्वेश्चन के पूछने की प्रकृति वही है। तो अब देखिए इसमें हमें क्या ध्यान देना है? ध्यान यह देना है कि भारत सरकार ने 1994 में ही चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता को प्राप्त कर लिया था। इसका मतलब है कि इस समिति का इससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर इस समिति का मतलब किससे है? वो मतलब है पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता से। यहां पर यह है कि आरबीआई ने 1997 में पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित एक समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता की SS तारापुर ने। वही है SS तारापुर समिति। SS तारापुर समिति ने यह सुझाव दिया था कि पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसके लिए पूर्व शर्तें भी रखी थी। और पूर्व शर्तों की अगर हम बात करें तो वह पूर्व शर्तें थी कि भारत सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वह एक अच्छे स्तर पर, अच्छे स्तर का मतलब वही है कि वह 3 से 4% GDP का वहां होना चाहिए। भारत सरकार का जो मुद्रा स्फीति है वह नियंत्रित होनी चाहिए। राजस्व घाटा है वह नियंत्रित होनी चाहिए। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार होनी चाहिए। हालांकि यह स्थिति नहीं हो पाई, तो इसी कारण भारत सरकार ने पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता को अभी भी स्वीकार नहीं किया है। तो यहां जो दिया गया है SS तारापुर समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप भारत ने पूर्ण हासिल की। चालू खाता ये तो नहीं होगा, पूंजी खाता पर तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शन होगा डी, ना तो 1 ना ही 2। हां, अगर यह सवाल होता कि यह किससे संबंधित था तो हम ये कह सकते थे पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित। हासिल की लिखा हुआ है इसलिए यह नहीं होगा, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट देखिए 75 है कि मुद्रा योजना के अंतर्गत योजनाएं हैं। देखिए योजनाएं में तो तीनों हैं, ये जो आपको शिशु, तरुण और किशोर दिख रहे हैं तो ये, लेकिन क्या इसका क्रम है? अगर हम क्रम की बात करते हैं तो क्रम में देखिए क्या है कि शिशु, तो शिशु में कहां तक ऋण देने की बात हुई है? तो 50,000 रुपए तक। उसके बाद बात होती है किशोर की, तो किशोर में क्या है कि 50,000 रुपए से ज्यादा और कहां तक? 5 लाख रुपए तक। और फिर बात होती है तरुण की, तो वो कहां से जाएगा? वह जाएगा 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक। तो इस तरीके से सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन है शिशु, किशोर और तरुण। 76 है वह है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो यहां पर बात हो रही है नाबार्ड की। तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई? वह की गई है 1982 में। और नाबार्ड को स्थापित करने का उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने लचीली मुद्रा स्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने का सुझाव दिया? तो अब देखिए ये जो सवाल है कि लचीली मुद्रा स्फीति लक्ष्यीकरण, तो यह क्या है? तो यहां पर यह है कि मुद्रा स्फीति की निम्न दर और उच्च दर को उसके बीच में बनाकर रखना। मतलब मुद्रास्फीति की दर को 4% ±2%। इसका मतलब यहां पर है कि 2% से 6% के बीच में मुद्रास्फीति की दर को बनाए रखना, यही है लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। और जो सुझाव दिया था वह दिया था उर्जित पटेल समिति ने, जिस समिति का गठन किया गया था 2013 में। और उस समय जो थे वो थे गवर्नर आरबीआई के रघुराम राजन। नेक्स्ट है सवाल कि केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य थीम क्या है? तो थीम है यहां पर 78 का सी, सबका विकास।
79 पर आते हैं। 79 में कि भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथन पर विचार करते हैं। पहला कथन है कि इसे 2015 में शुरू किया गया था, तो यह कथन ही गलत है क्योंकि इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में। दूसरा है कि इसका उद्देश्य 100 अल्प विकसित जिलों को परिवर्तित करना है, यह भी गलत है क्योंकि इसका जो लक्ष्य 27 राज्यों के 112 जिलों को परिवर्तित करना। सवाल है कि नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए, तो सही तो दोनों है गलत, इसका मतलब है कि ऑप्शन है डी, ना तो एक ना ही दो। अगला सवाल यहां पर है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म उच्च न्यायालय स्थायी बेंच सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो 4 विकल्प दिए गए, इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश भोपाल। मतलब यहां पर क्या होगा, मध्य प्रदेश के साथ यहां पर होगा इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में इस पुस्तक को किसने लिखी थी। तो लिखी थी इसे एम विश्वेश्वरैया ने, और इसके अंतर्गत 10 साल की आर्थिक योजना का प्रस्ताव दिया गया था। इसका उद्देश्य था देश की आय को दुगना करना। और जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि निम्नलिखित आरबीआई के गवर्नरों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें अतीत से वर्तमान तक। तो हम इनके देखते हैं कि क्या है इनके साथ जो इनका कार्यकाल है। फर्स्ट में आते हैं पीसी भट्टाचार्य। पीसी भट्टाचार्य का जो कार्यकाल है वह रहा है 1962 से 67, देखते जाइए। सी रंगराजन की अगर हम बात करें तो इनका रहा है 1992 से 97। फिर उसके बाद अगर हम विमल जालान की बात करें तो विमल जालान का कार्यकाल रहा है 1997 से 2003। और एनसी सेनगुप्ता की बात की जाए तो इनका रहा है 19 मई 1975 से 19 अगस्त 1975। अब हमें सजाना है इनको कालानुक्रम में। तो कालानुक्रम में देखें तो हम देख रहे हैं इसमें कि सबसे जो है वो आते हैं कौन, एक नंबर पर ये आते हैं 1962-67। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं एनसी सेनगुप्ता, फिर तीसरे नंबर पर आते हैं सी रंगराजन, और चौथे नंबर पर आते हैं विमल जालान। तो यहां से अगर आप देखिए तो ऑप्शन हमें क्या मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है हमें सी। तो 1, 4, 2, 3। तो फर्स्ट जो हमारा जीएस का सेगमेंट है उसमें हमने देख लिया और सारे क्वेश्चन देख लिए। आप उसे जरूर मिलाएं और आप कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताएं कि जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने मिलाए हैं उसमें से आपका कितना आंसर सही है। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।